सोचिए, अगर समाज को बनाने के दो मास्टर प्लान हों, दो ऐसे आर्किटेक्ट जिनके नक्शे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आज हम थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के बीच एक जबरदस्त वैचारिक मुकाबले में उतरने वाले हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि हम सरकार और सत्ता के बारे में कैसे सोचते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर समाज को बिल्कुल जीरो से बनाना पड़े तो उसका सबसे पहला सबसे जरूरी नियम क्या होगा? और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये वही गहरा सवाल है जिसने हॉब्स और लॉक दोनों को सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर एक समाज की नींव किस पर रखी जानी चाहिए? तो मैदान में है हमारे दो दार्शनिक योद्धा, एक तरफ थॉमस हॉब्स और दूसरी तरफ जॉन लॉक। दोनों ही 17वीं सदी के उस इंग्लैंड में पले बढ़े जहां उथल-पुथल मची हुई थी। हर तरफ क्रांतियां और गृहयुद्ध का माहौल था, और इसी अराजकता की आग ने उनके विचारों को तपाकर समाज के लिए दो एकदम अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। जरा सोचिए, 17वीं सदी का इंग्लैंड, एक ऐसा दौर जहां गृहयुद्ध की तलवारें टकरा रही थीं, जहां एक राजा का सर कलम किया जा रहा था और जहां एक पूरी की पूरी क्रांति जन्म ले रही थी। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की लड़ाई थी। इसी उथल-पुथल के बीच हॉब्स ने अपनी आंखों से अराजकता का तांडव देखा, जबकि लॉक ने एक नई शुरुआत की सुबह देखी। देखिए, किसी भी सरकार को बुलाने से पहले ये समझना पड़ता है कि वो बन किसके लिए रही है, यानी हम इंसानों के लिए। और यहीं बिल्कुल इसी पॉइंट पर हॉब्स और लॉक की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। हमारा असल स्वभाव है क्या हम दिल से स्वार्थी हैं या फिर समझदार और तर्क से चलने वाले? एक तरफ है हॉब्स, जिनका मानना था कि इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, जो हमेशा और ज्यादा पावर के लिए भूखा रहता है। और दूसरी तरफ है लॉक, जिनकी दुनिया में इंसान तर्क और विवेक से काम लेता है और जो आज़ादी और बराबरी को अपनी एक स्वाभाविक चीज समझता है। एक ही इंसान पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए कि दुनिया से सारे नियम, सारे कानून, सारी सरकारें अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? इस बिना नियम कानून वाली दुनिया को ही हॉब्स और लॉक ने प्रकृति की स्थिति या स्टेट ऑफ नेचर कहा था। आइए देखते हैं कि उनकी कल्पना के इस जंगल में क्या छिपा था। हॉब्स की नज़र में ये स्टेट ऑफ नेचर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां सबके खिलाफ सबकी जंग छिड़ी हो। सोचकर देखिए, हर पल डर, हर पल अपनी जान बचाने का संघर्ष, जहां आपका पड़ोसी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ये आज़ादी नहीं, ये तो अराजकता का जीता जागता नर्क था। हॉब्स ने इसे अपने मशहूर शब्दों में कुछ यूं बयां किया: ऐसी दुनिया में जीवन एकाकी, दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा होगा। ये एक ऐसी डरावनी तस्वीर है जिससे बचने के लिए इंसान शायद कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन लॉक की दुनिया इतनी अंधेरी नहीं थी। उनके लिए स्टेट ऑफ नेचर में शांति और तर्क का राज था। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर कोई नियम तोड़ता तो इंसाफ कौन करता? कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, हर कोई अपना जज खुद बन जाता और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो जाती। तो चाहे हॉब्स का बनाया हुआ नर्क हो या लॉक की मुश्किलों भरी शांति, दोनों एक बात पर तो सहमत थे: हमें इस हालत से बाहर निकलने के लिए एक समाधान चाहिए। और वो समाधान था मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा एग्रीमेंट, यानी सामाजिक अनुबंध या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये समाज के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हम अपनी कुछ आज़ादियां सरकार को दे देते हैं और बदले में हमें मिलती है सुरक्षा और व्यवस्था। लेकिन असली सवाल ये है कि इस डील में हम अपनी कितनी आज़ादी देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। लॉ का कॉन्ट्रैक्ट ये एक टू वे स्ट्रीट है, मतलब जनता सरकार को शक्ति देती है, लेकिन सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। ये एक भरोसे का रिश्ता है जिसका काम है हमारी जिंदगी, आज़ादी और संपत्ति की रक्षा करना। और अगर सरकार ये भरोसा तोड़ दे तो जनता को उस सरकार को बदलने का पूरा अधिकार है। अब इसकी तुलना कीजिए हॉब्स से, जिनका विचार इस कथन में साफ है। ये एक वन वे डील है। अराजकता से बचने के लिए लोग अपने सारे के सारे अधिकार एक सर्वशक्तिमान शासक को सौंप देते हैं। एक बार ये सौदा हो गया तो बस हो गया, आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि पीछे हटने का मतलब है वापस उसी जंग के मैदान में लौटना। तो इन दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स का नतीजा क्या निकलता है? एक तरफ है एक शासक की असीमित शक्ति और दूसरी तरफ है जनता की चुनी हुई सरकार। ये उनके दर्शन का अंतिम पड़ाव है,
जहां हमें दो बिल्कुल अलग तरह की सरकारें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। हॉब्स का राजा, जिसे लोगों ने एक बार पावर दे दी, वो लगभग असीमित है, कानून से ऊपर है और उसका एक ही मकसद है, ऑर्डर बनाए रखना। दूसरी ओर लॉक की सरकार जनता की सहमति से चलती है, कानूनों से बंधी है और उसका पहला काम हमारे अधिकारों की रक्षा करना है। और सबसे बड़ा फर्क, लॉक हमें एक जालिम सरकार के खिलाफ क्रांति करने का अधिकार देता है। अब शायद ये लग रहा होगा कि भाई ये तो 300 साल पुरानी बातें हैं, आज इसका क्या मतलब। लेकिन सच तो ये है कि हॉब्स और लॉक की ये लड़ाई आज भी जिंदा है। ये हमारे समाज में और हमारी बहसों में हर रोज लड़ी जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। जब भी हम ये बहस करते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार को कितनी निगरानी का हक है, या किसी महामारी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों पर सवाल उठाते हैं, तो हम असल में हॉब्स और लॉक की ही भाषा बोल रहे होते हैं। ये सारे मुद्दे एक ही सवाल पर आकर टिक जाते हैं: सुरक्षित रहने के लिए हम अपनी कितनी आज़ादी कुर्बान करने को तैयार हैं। और आखिर में, ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? हॉब्स की बताई पूरी सुरक्षा के रास्ते पर, या लॉक की दी हुई आज़ादी के रास्ते पर? या शायद असली चुनौती इन दोनों के बीच एक सही संतुलन खोजने में है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये बहस आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सदियों पहले थी।